हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की। 11th क्लास की जूलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चैप्टर का नाम आप देख के जान गए होंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्टरी। वास्तव में ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है क्या, आज हम ये जानेंगे। और जैसे जैसे ये चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा, बहुत सारे मजे आने वाले हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग लगने का कारण ये है क्योंकि हम इसमें अपने बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से हमारे शरीर के सभी प्रकार के ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बार बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा। चलिए हमारे साथ भी एक बार पढ़ के देखिए, देखते कैसे नहीं समझ में आता है। तो चलिए बात करते हैं बिना बात समय गंवाए केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की। दैट इज द लेक्चर फर्स्ट। बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो एनसीईआरटी दो शब्दों पर बहुत फोकस करती है। पहली बात होती है होम्योस्टेसिस और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन। पहले इन दोनों शब्दों के मतलब समझो। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सभी कुछ एक्यूरेट, साम्यावस्था में, यानी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है, वाइटल एक्टिविटीज है, लाइफ एक्टिविटी है, वो एकदम एक्यूरेट हो। अब एक्यूरेसी से मतलब क्या है? आपका टेम्परेचर सही हो, बॉडी का हार्ट बीट बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, ब्लड का फ्लो एकदम चल रहा है, किडनी का जो एसपीटी सिस्टम है एकदम राइट टाइम चल रहा है, यानी सब कुछ साम्यावस्था में हो, सब कुछ ऑल करेक्ट हो। दूसरी बात होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि क्या लिखा है? आपसी संबंध। हमारे शरीर के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हुए हमें कैसे जीवित बनाए रखते हैं। अब जब हम इन दोनों बातों के मतलब समझ गए, यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था कि सभी बॉडी के सिस्टम आपस में एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हुए आपसी संबंध के द्वारा हमारे शरीर को हमेशा साम्यावस्था या होम्योस्टेसिस में बनाए रखते। अब देखो यहां पर एक बात समझो। क्या समझना है कि when two or more organs interact and completed the function of one another, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब दो अंग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए किसी एक काम को पूरा करते हैं। शायद अभी समझ नहीं आई आपको बात। देखो, बात इसमें समझाने वाली बात यह है कि जब भी हम जीवित रहते हैं तो जीवित रहने में किसी एक का हाथ नहीं है। हमारे शरीर के बहुत सारे सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उस सहयोग के द्वारा हम जीवित रहते हैं। क्लियर हुई बात? अब जब इतने सारे लोग एक साथ सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हम जीवित हैं। अभी देखो कैसे होता है। एनसीईआरटी की एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, कभी की आपने, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जिम जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज घर पे करते हैं, तो क्या क्या होता है जरा ध्यान दीजिए इस पे।
जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, देखो यहाँ पर हम समझाने क्या जा रहे हैं और समझने आप क्या जा रहे हो, हम समझाना ये चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे शरीर के ऑर्गन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को कैसे संबंधित रखते हैं, और उन कोऑर्डिनेशन के बाद हमारा बॉडी कैसे होम्योस्टेसिस में रहता है, हम ये समझने वाले हैं। तो उसका एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, सपोज करो सीढ़ियां चढ़ते हैं, जिम जाके कोई व्यायाम करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके शरीर में उस कार्य को कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एनर्जी डिमांड इंक्रीज्ड व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ गई बेटा? इसलिए बढ़ गई कि विदाउट एनर्जी नो फंक्शन, विदाउट फंक्शन नो लाइफ। अब अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्या है, आप काम कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब इस एनर्जी को लाने के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, एनर्जी डिमांड इंक्रीज, और जब एनर्जी मिली तो एनर्जी मिलने से क्या हुआ, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। अब आपके शरीर के जो पेशियां थी उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर आप क्या देख रहे हो, पहले क्या हुआ, आपने एक्सरसाइज की, मसल्स एक्टिवेट हुई, मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी, और जब आप दौड़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो या जिम करते हो तो आप हांफने लगते हो। क्यों हांफने लगे? क्योंकि अब आपके शरीर में क्या हो गया, इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, देन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई। अब जब ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ गया, श्वसन की दर बढ़ गई। जब श्वसन की दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई। अब हार्ट बीट इंक्रीज हुई तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को तीव्रता के साथ पंप कर रहा है। कहां पे पंप कर रहा है बेटा? हमारे शरीर की रक्त वाहिनियों में पंप करता है। अब वो एक छोटी सी बात थी, आपने क्या किया, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज में क्या हुआ, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ी, मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ, ऊर्जा की मांग बढ़ गई। ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का रेट बढ़ गया, क्योंकि जब ऑक्सीजन आएगा तभी तो भोजन का कंबसन होगा, जब कंबसन होगा तभी एनर्जी बनेगी। अब हार्ट बीट बढ़ गई, ब्लड का फ्लो बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया, इतने सारे काम एक साथ हो गए, होने लगे ना? अरे होने लगे, फील किया ना? लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही आप क्या करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज को बंद कर देते हो। When physical exercise is stopped, then activity of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition. जैसे हम एक्सरसाइज को बंद कर देते हैं, जैसे ही हम दौड़ना बंद कर देते हैं, तो वापस से सारे के सारे ऑर्गन अपनी यथास्थिति में लौट आते हैं। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितनी चीजें हमारे साथ काम कर रही हैं, नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी, ब्रीथिंग सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एक साथ आपस में क्या हुए, संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। आई थिंक हमारी बात को आप समझ चुके होंगे। अब देखो यहां पर इस बात को मैंने समझाने की कोशिश की कि जब मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी और कुछ अन्य अंग आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर पाते हैं। इसी प्रकार शरीर की कोई क्रियाविधि किसी एक अकेले ऑर्गन से नहीं कंप्लीट होती है। किसी एक एक्टिविटी को करने के लिए कई सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं, कई सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन।
और इन कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस में जाती है। अब एक बहुत समझदारी वाली बात, कहीं भी कोई भी क्रिया हो रही हो, आप गाड़ी में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, या आप अपने आप में सेल्फ की बात करें, कहीं की भी बात करें, फैमिली की बात करें, एक कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम इन द सेंस, सांस कितनी बार आनी चाहिए एक मिनट में, हार्ट कितनी बार एक बार धड़केगा, हार्ट बीट एक मिनट में कितनी होगी, हार्ट के द्वारा पर मिनट कितना ब्लड पंप किया जाएगा, ये सब निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि कभी 120 बार धड़केगा, कभी 500 बार धड़केगा, कभी 72 बार धड़केगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि कभी 12 बार आएगी सांस तो कभी 25 बार आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बॉडी के अंदर एक्यूरेट होता है, इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। एग्जैक्ट है कि आप एक मिनट में कितनी सांस लेंगे, आपका हार्ट कितनी बीट करेगा, आपका हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड को पंप करेगा, आपकी किडनी है ना एक घंटे में कितना यूरिन फॉर्मेशन करेगी, एवरीथिंग इज फिक्स। अब ये फिक्स होता कैसे है बेटा, इसको फिक्स करने के लिए हमारे शरीर में कंट्रोल सिस्टम लगा है। जैसे पंखा अपना होता है ना, उसको कंट्रोल का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से शरीर की होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए, शरीर के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे शरीर में कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, रेगुलेटरी सिस्टम होता है। अब देखो ये कैसे कंट्रोल होता है। शरीर की सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब क्या, नियंत्रण, एक निश्चित समय में पूरी हो, ये दो तरीके से होता है। एक तो होता है बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका नियंत्रण तथा समन्वय, तंत्र की नियंत्रण और समन्वय। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन आता है, और ये कैसे काम करता है, आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा कि ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है। किसी ने गाली दी, आपको गुस्सा आ गया, उसने आपको मारा, आपने तुरंत उसको दूसरी तरफ जड़ दिया, अर्जेंट आंसर किया, पैर में खुजली हुई, हाथ से खुजलाने लगे, ये क्या है, दैट इज अ रैपिड कोऑर्डिनेशन, क्विक एक्शन। जितने भी हमारे शरीर में क्विक एक्शन होते हैं, जहां पर कोई भी आवेग आया, कोई भी स्टिमुली आती है और उस स्टिमुली पर हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, इसका मतलब है कि ये नर्वस कंट्रोल है। अब पॉइंट टू पॉइंट से मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम से तंत्रिकाएं जाती हैं ऑर्गन तक और खास प्रकार की स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करती। दूसरा कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, बहुत तेजी से होता है, लेकिन कुछ समय के लिए होता है, लगातार नहीं होता। स्टिमुली आएगी तो रिस्पॉन्स करेगा, किसी ने बुलाया तो आप खड़े हो गए, हमने क्लास में कहा खड़े हो जाओ तो आप तुरंत खड़े हो गए, लेकिन परमानेंट खड़े हो रहे हो गए ऐसा कुछ नहीं होता। तो पहला जो तरीका है हमारे शरीर की साम्यावस्था को बनाए रखने के लिए, वो होता है तंत्रिकी नियंत्रण तथा समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये काम कैसे कर रहा है, ये दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो ये पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बिंदु से बिंदु, और तेजी के साथ प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, समन्वित करता है। दूसरा, इस प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत तेज होता है और केवल कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय बाद ये वापस अपना स्थायी स्थिति में लौट आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहला तो हो गया न्यूरल और दूसरा है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय। इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार का नियंत्रण हो रहा था, इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन हो रहा था, तो एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम यह है कि बॉडी फेस वन प्रॉब्लम। व्हाट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट nerve fiber do not
immersed all cells of the body and their cellular function। देखो इसमें अभी क्या बताया मैंने, पहला था न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें एक दिक्कत आ रही है कि तंत्रिकाएं हमारे शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं अंगों तक नहीं पहुंचती हैं। नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड देयर सेलुलर फंक्शन। जब सभी जगह नहीं पहुंच रहे तो जहां नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच रहा वहां कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? वहां पर कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? वहां पर कोऑर्डिनेशन करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेशन, रिक्वायर्ड ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। दोबारा से बात को समझो। शरीर समन्वय में जाना चाहता है या बिना समन्वय के, कोऑर्डिनेशन के, बिना होम्योस्टेसिस के हम जीवित नहीं रह सकते। इसके नियंत्रण के लिए हमारे शरीर में दो तंत्र हैं। पहला कहलाता है न्यूरल कंट्रोल, दोबारा से देखिए, पहला कहलाता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरा कहलाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। पहले वाले में हम क्या बात कर रहे हैं कि पहला वाला पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेट करता है और बहुत तेजी के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो शरीर को एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही शरीर को? प्रॉब्लम यह आ रही कि तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंचती। तो जहां जहां तंत्रिका पहुंचती वहां तो न्यूरल ने कर लिया, लेकिन जहां जहां तंत्रिकाएं नहीं पहुंचती वहां कौन करेगा? वहां करेगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्योंकि शरीर को बिकम फास्ट, शॉर्ट लिव से काम नहीं चल रहा है, जो न्यूरल सिस्टम की कंडीशन, इसे लगातार नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और इस लगातार नियंत्रण को करने के लिए हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? नियंत्रण कराने के लिए विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। और उन रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। यानी दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स। वापस देखिए मैं क्या कह रहा हूं। सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेशन। शरीर के समस्त कोशिकीय तंत्र को एक लगातार नियंत्रण की आवश्यकता होती है और उसके लिए शरीर एक निश्चित प्रकार के रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है, जिनके द्वारा शरीर को लगातार रेगुलेशन प्रदान किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हार्मोन कहते हैं। अब बात यह आती कि हार्मोन आते कहां से? हार्मोन है क्या? है ना? तो हमारे शरीर में इन हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का सिस्टम होता है। क्या लिखा हुआ है? इंडोक्राइन सिस्टम। अब इस इंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, इंडोक्राइन सिस्टम जो लिखा है ये दो शब्दों से मिलकर के बना। एक तो बना इंडो, इंडो का मतलब इनसाइड, और इसको अगर हिंदी में हम लिखें तो इसका मतलब है अंतः, अंतः, और दूसरे का मतलब है स्रावी। तो इस प्रकार हमारे शरीर में एक सिस्टम बना जो हार्मोन को सीक्रेट करेगा। उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र क्यों कहते हैं? चूंकि शरीर के अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जिनसे निकला हुआ पदार्थ कभी बाहर नहीं आता है। ग्लैंड से निकला हुआ पदार्थ ब्लड में जाएगा और ब्लड से टारगेट ऑर्गन्स तक जाता है। अब अगर बाहर आता तो अंतःस्रावी थोड़ी लिखा होता, इंडोक्राइन नहीं लिखा होता। इंडो मीन्स इनसाइड, क्राइन टू सीक्रेट, एक ऐसा तंत्र जिससे निकले हुए पदार्थ शरीर के अंदर ही स्रावित होते हैं और टारगेट ऑर्गन पर जा करके क्या करते? फंक्शन को रेगुलेट करते। वास्तव में एनसीईआरटी जो लिखती है बेटा, द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू और सेल located in different part of the body constitute endocrine system। इस इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स और कुछ विशिष्ट प्रकार के ऊतक जो इनसे मिलते जुलते पदार्थों को स्रावित करते हैं,
सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई क्लियर। अब चलिए इसके अंतर्गत वो कौन सी ग्रंथियां आती हैं और कहां पर स्थित होती हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। यह हमारी बॉडी है, ये फिगर आप पहचान गए होंगे अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी। यहां पर दो चीजें दिखाई दी। क्या दो चीजें दिखाई दी? एक तो कौन सी ग्लैंड कहां पर लोकेटेड है हमारी बॉडी में वो देखना है हमको, और दूसरा कुल कितने प्रकार की इंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। कुल ग्लैंड्स हमारे शरीर में हैं पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल। फिर मैंने एक लाइन खींची, इसके पीछे भी मतलब है, अभी बता रहा हूं मैं आपको। फिर क्या 7 नंबर पे गोनड्स यानी टेस्टिस और ओवरी, अंडाशय और वृषण, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका मतलब हिंदी में आहार नाल। फिर इसके बाद लीवर, यकृत, किडनी, गुर्दे, हार्ट, हृदय, पैंक्रियास, अग्न्याशय। अब अंतर क्या है दोनों में? अब पहले बात को समझो इधर। ये कुल मिलाकर के 12 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, यानी 12 ऑर्गन कह लो या ग्लैंड्स कह लो, ये सभी मिल करके उस पदार्थ यानी हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो हमारे सेलुलर सिस्टम को लगातार रेगुलेशन देता है। क्लियर हुई बात? अब देखो, हाइपोथैलेमस को भी इसी में गिना जाता है। तो हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी हमारे मस्तिष्क रीजन में यानी सिर प्रदेश में पाई जाती है। वंस अगेन, हाइपोथैलेमस, pineal or pituitary. These endocrine glands located in our cephalic region. कहाँ पे? हमारे सिर प्रदेश में स्थित होती है। इसके बाद आ जाइए थायराइड, कहाँ पे? इस जगह पे दिख रही है आपको। फिर इसके बाद पैराथायराइड, थायराइड एक ही साथ जुड़ी होती है, अलग जब पढ़ाया जाएगा तो फिगर से समझाएंगे हम आपको। इसके बाद थाइमस, यहाँ पे चेस्ट रीजन में। फिर इसके बाद पैंक्रियास, ये एड्रिनल, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास एलिमेंट्री कैनाल के आसपास, टेस्टिस ओवरी आपको पता ही कहां पे पाए जाते हैं। तो ये फिगर जो एनसीईआरटी का है ये केवल आपको लोकेशन बताता है। अब हमारी बात को इधर सुनो। तो भाई यहां पर पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये जो नंबर ऑफ 6 ग्लैंड है इनको हम कहते हैं प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको बोलते हैं प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड। अब सर ये प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? बेटा ये वाली जो ग्लैंड्स है ना, ये केवल हार्मोन को सीक्रेट करती है। इनका केवल एक ही काम है कि ये केवल हमारी बॉडी में हार्मोन को सीक्रेट करती है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? परिशुद्ध अंतःस्रावी ग्रंथि, प्योर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो फिर सर नीचे वाली नहीं है क्या? बेटा नीचे वाली जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं इनको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलेंगे इनको हम लोग? इनको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड। अब मिक्स्ड ग्लैंड इनको क्यों बोला जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड बोलने का कारण यह है कि दीज ग्लैंड्स आर इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, ये दोनों काम करती हैं। जैसे टेस्टिस ओवरी क्या करते हैं? गैमेट्स भी बनाते हैं और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन को भी सीक्रेट करते हैं। तो दो ड्यूअल फंक्शन है। तो जितनी भी ग्लैंड्स या ऑर्गन जब ड्यूअल फंक्शन करता है, एक साथ दो काम करता है, यानी एक्सोक्राइन का भी काम करे और इंडोक्राइन का भी काम करते हो, तो उससे कहते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड। जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है भोजन को पचाना, लेकिन ये हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं। इसी प्रकार लीवर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है, बाइल जूस निकालती, साथ साथ कुछ हार्मोन भी निकालती। किडनी मेन फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन, लेकिन साथ साथ क्या करती है? हार्मोन भी सीक्रेट करती। हार्ट मेन फंक्शन क्या है?
मेन फंक्शन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लोइंग, या ब्लड को पंप करती है सेल्स में, लेकिन साथ साथ हार्मोन भी सीक्रेट करती है। पैंक्रियास मेन काम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करना डाइजेशन के लिए, एंजाइम सीक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम, लेकिन साथ ही साथ इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन को भी सीक्रेट करती है। तो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीबॉडी और द स्टूडेंट्स, सभी लोग हम समझ पाए कि आज की क्लास में हमने केवल इतने समझने का प्रयास किया। क्या समझने का प्रयास किया? कि वास्तव में केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन क्या है, होम्योस्टेसिस क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है, कैसे हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस बना रहता है, और इसको जीवित बनाए रखने के लिए कौन से 2 ऐसे सिस्टम हैं जो हमारे शरीर को हमेशा कंट्रोल बनाए रखते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ और फुल चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।